हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ेंगे, जो वहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। फिर आपका कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा और कैपेसिटेंस आएगा। क्या आएगा? कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। कोई भी चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है रेस्ट पे, जैसे कि सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है कि वो यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका बिहेवियर, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज रुका हुआ है, उसका प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। फिर आपका क्या आएगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। जब कोई भी चार्ज मोशन में रहेगा तो उसका प्रॉपर्टीज व उसका बिहेवियर के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सेट्रा। हम लोग क्लास 12 में ये सारा चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज, और डायनेमिक्स मतलब मोशन। जब कोई भी चार्ज मोशन में रहेगा तो उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एसी, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो अब चार्ज, तब से मैं बोले जा रहा हूँ चार्ज इन मोशन, चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज होता क्या है? क्योंकि चार्ज क्या होता है यहाँ पर? चार्ज क्या होता है? इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that causes it to experience force when placed in an electromagnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज होता क्या है? इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक पर्टिकुलर मैटर का क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाता है। एक क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जब इसको हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर में आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक
फील्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है, और मैग्नेटिज्म में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, मान लीजिए यहाँ पर सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक व मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो ए क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ए क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ए क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो क्लियर है, चार्ज क्या होता है, चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का, जो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इनविजिबल होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हम लोग को दिखते नहीं है, क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को दिखते नहीं है, क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। क्लियर है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सिर्फ बेसिक बेसिक बातें करेंगे, छोटा छोटा चीज है जो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चार्ज जो है, चार्ज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है कैपिटल क्यू व स्मॉल क्यू से आप इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंबल हो गया, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसको मापते किसमें, इसका एसआई यूनिट होता है कूलम, कैपिटल सी। सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका, सीजीएस यूनिट होता है ESU बा स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होता है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बा स्टैट कूलम, ठीक है। अब यहाँ पर कूलम और ESU के बीच में रिलेशन क्या, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU होता है। 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU होता है। क्लियर है, अच्छा चार्ज का डायमेंशन कर लेते हैं, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इतना तो मालूम होगा कि करंट क्या होता है, करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम होता है। तो चार्ज क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो करंट का करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन ए होता है, आई भी रख सकते हैं, और टाइम का टी होता है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या आ गया, एटी। चार्ज का डायमेंशन क्या आ गया, एटी। चार्ज का डायमेंशन क्या है आपका, एटी। तो सिंबल कैपिटल क्यू बस स्मॉल क्यू, ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, ESU बाई इसको स्टैट कूलम। ESU को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU होता है, ठीक। और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80। अच्छा इसका चार्ज का डायमेंशन, अच्छा चार्ज एक कैसा क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आपके आएंगे। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं, जैसे कि 1 मिली कूलम का मतलब होता है 10 का पावर -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10 का पावर -6 कूलम। 1 नैनो कूलम का मतलब होता है 10 का पावर -9 कूलम। और 1 पिको कूलम का मतलब होता है 10 का पावर -12 कूलम, ठीक है। ए स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज, 1 मिली कूलम 10 का पावर -3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10 का पावर 6 कूलम, 1 नैनो कूलम 10 का पावर -9 कूलम, 1 पिको कूलम 10 का पावर -12 कूलम। क्लियर है, अब टाइप्स ऑफ चार्ज, हेडिंग दीजिएगा टाइप्स ऑफ चार्ज। इसको मैं मिटा दूं, इस तरफ मिटा दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, यहाँ पर टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने तरह के होते हैं, चार्ज आपके 2 तरह के होते हैं। चार्ज आपके कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और एक आपके होते हैं निगेटिव चार्ज।
एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक और का क्या होगा, निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है, ए बॉडी है, और इसके पास बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बॉडी के पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, समझते हैं। मान लीजिए कोई भी मैटर जो होता है वो बहुत सारा एटम से बना हुआ रहता है, मैटर क्या होता है, बहुत सारे एटम से बने हुए रहते हैं, और एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। दोनों के पास जो चार्ज होते हैं सेम मैग्नीट्यूड का होता है, बट नेचर अपोजिट होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक पर्टिकुलर मैटर है एक्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैटर है एक्स, इसके पास क्या होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे, इसके पास बहुत सारे एटम्स होंगे, और एटम्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे। अच्छा, तो एक एटम मैंने ले लिया, एक एटम लिया, इसका एक्स का एक एटम लिया, इसके अंदर अगर 10 प्रोटॉन होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 प्रोटॉन्स होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब अगर एक प्रोटॉन का चार्ज होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, एंड 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। माने जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज है, लेकिन नेचर क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो 10 प्रोटॉन का चार्ज, अगर मैं इसको +1 पकड़ूं, जस्ट मैं +1 पकड़ रहा हूँ, इसको -1 पकड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर 10 प्लस होगा और -10 होगा, तो नेट चार्ज इसके ऊपर कितना है, एक एटम के ऊपर नेट चार्ज आपके 0 है। अगर समहाउ मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को, मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं निकाल दूं, तो इसके पास -8 बच जाएंगे और +10 बच जाएंगे, क्योंकि मैं एक्चुअली न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। जैसे कि ए न्यूक्लियस है आपका, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूमते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन को तो मैं बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स ये सब ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहते हैं, ठीक। तो मैंने क्या बोला, 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन मतलब +10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और -10 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को समहाउ मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो इसके पास -8 यूनिट नेगेटिव चार्ज बचेगा और पॉजिटिव चार्ज कितना, +10 यूनिट। तो ओवरऑल इसके ऊपर जो चार्ज होगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है उस पर्टिकुलर मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, बा आप दूसरा तरीके से बोल सकते हैं कि प्रोटॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कोई भी मैटर के ऊपर, मान लीजिए मैटर बी है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ है आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बाहर से एंटर किया है, क्योंकि ये अगर पर्टिकुलर बी मैटर आपका न्यूट्रल था, तो जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आया है तो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा, तो ओवरऑल इसका चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझते हैं, मान लीजिए बी है, ठीक है, इसके पास 15 पॉजिटिव था और 15 नेगेटिव था, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर से आ गए, तो इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -17 हो जाएगा। तो ओवरऑल +15 -15 को कैंसिल आउट करेगा तो -2 तो बच जाएगा ना, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनता कैसे है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से नेगेटिव चार्ज बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका नेगेटिव चार्ज बनता है। कोई एक मैटर है जो न्यूट्रल है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, कोई एक मैटर है जो न्यूट्रल है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, मैं इस तरफ मिटा देता। अच्छा, यहाँ पर मान लीजिए एक मैटर है, ये न्यूट्रल है, इसका मास मैं m0 मानता हूँ, इसका मास कितना मानता हूँ, m0, इसका मास मैं m0 मानता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg होते हैं, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर, तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, प्रोटॉन्स का कोई लेन देन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ही लेन देन की वजह से चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, अच्छा एक पर्टिकुलर मैटर है, ठीक है, तो एटम है, मान लीजिए इस एटम से इलेक्ट्रॉन्स n इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, n इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, कितना इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, n इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ठीक, तो इसको ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा प्लस n होगा, कितना होगा, प्लस n होगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स जाएगा उतना का इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर रहा था, अब दो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो दो प्रोटॉन को का जो चार्ज होगा इसके ऊपर डेवलप हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर अगर कितना हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन का दो प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, अच्छा तो यहाँ पर मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन्स n निकले हैं तो अपने साथ तो कुछ मास भी ले जाएंगे ना, तो अपने साथ कुछ मास ले, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, इसका मास मैं इसको तराजू पे मैंने मापा तो 10 ग्राम आया, ठीक है 10 ग्राम। अब इसको कैप निकाल के मैंने इसको वे किया, ठीक है, तो 9 मान लीजिए 9.8 ग्राम आया, तो 0.2 ग्राम कम रहे, तो 0.2 ग्राम जब मैंने इसको निकाल लिया तो 0.2 ग्राम तो इसके वजह से हो रहा था। ठीक है, तो ए मैटर में m नॉट मास था, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स तो अपने साथ कुछ मास भी लेकर जाएगा ना, तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो इसका मास क्या हो जाएगा, कम जाएगा, कितना कमेगा, m नॉट माइनस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कम जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन गया तो दो इलेक्ट्रॉन का मास कम जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन गया तो तीन इलेक्ट्रॉन का मास कम जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मास क्या होता है, डिक्रीज करता है, इट्स मास डिक्रीजेस नेग्लिजिबली, बहुत कम घटता है लेकिन मास घटता है। तो क्वेश्चन आते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग जब होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो मास का भी उसके साथ लेन देन होता है। अच्छा यहाँ पर मान लीजिए एक मैटर है, इसका मास भी m नॉट है और इसने प्लस n इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर किए हैं, मतलब n इलेक्ट्रॉन्स वो लिया है, n इलेक्ट्रॉन्स वो लिया है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो माइनस n, कितना आएगा, माइनस n। इसका मास मान लीजिए n आया है तो इसका मास क्या हो जाएगा, m नॉट प्लस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा उतना इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ मास लेकर आएगा, तो इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, its mass increases negligibly, इसका मास थोड़ा सा बढ़ जाए। आई होप क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं मिटा दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस तरफ। अच्छा पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए लाइक चार्जेस जो होते हैं ना वो रिपेल ईच अदर, यहाँ पर लिख देता हूँ नोट देकर, तो पता ही होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में म्यूचुअल लव रहता है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, मास और चार्ज के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में जानते हैं। इधर मिटा दूं, फिर मिटा दे रहा हूं, लिखिए डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज एंड मास। ठीक है, इधर मैं चार्ज ले रहा हूं, इधर मैं मास ले रहा हूं। तो चार्ज जो होते हैं ना, चार्ज कैन बी पॉजिटिव
नेगेटिव एंड जीरो। चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। न्यूट्रल बॉडी के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं मतलब जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूट्रल बॉडी है। इसके अंदर चार्ज है लेकिन नेट चार्ज कितना है, जीरो है। इसके अंदर चार्ज तो है ना, प्लस वाला चार्ज भी है, माइनस वाला भी चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज कितना है, जीरो। ठीक है, तो चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है, लेकिन मास हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अच्छा, mass is not conserved as it can be converted into energy and vice versa। चार्ज जो आपका है ना हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चार्ज आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मास हमेशा कंजर्व नहीं रहेगा। ए आइदर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा बा वाइस वर्सा, एनर्जी से मास में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चार्ज कंजर्व का मतलब कांस्टेंट, समय के साथ नहीं बदलना। जैसे कि एक बॉडी मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है, ठीक है, तो कोई गेन किया होगा और जितना गेन किया होगा उसके पास उतना नेगेटिव चार्ज, जब जितना लूज किया उतना पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल नेट चार्ज दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन मास हमेशा कंजर्व नहीं रहता। दूसरा पॉइंट क्या है, चार्ज डज नॉट डिपेंड on speed। A mass increases with speed। चार्ज जो होता है ना वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर मान लीजिए 2 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है। एक बॉडी है, इसके पास कितना चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है। अब ये दौड़ना शुरू किया, अब ये चार्ज दौड़ना शुरू किया v स्पीड से। ठीक, चार्ज जब रुका हुआ था तो कितना था, 2 कूलम चार्ज था। अब ये दौड़ना शुरू किया तो ऑप्शन में दे रहा हूँ, इसका जो चार्ज होगा ग्रेटर देन 2 कूलम होगा, बी लेस देन 2 कूलम होगा, बा 2 कूलम के बराबर होगा, ऑप्शन डी नन। ठीक है, तो जब ये चार्ज कोई भी बॉडी है जो चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो जब वो दौड़ना शुरू करेगा तो उसका चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो कितना होगा, 2 कूलम ही रहेगा, कितना होगा, 2 कूलम ही रहेगा। लेकिन मास जो होगा ना वो मास हमेशा स्पीड के साथ बढ़ता है। कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m नॉट है, कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m नॉट है, ये रुका हुआ तो मास m नॉट है। ठीक, जब ये दौड़ने लगा v स्पीड से, मान लीजिए दौड़ने लगा v स्पीड से, तो ऑप्शन ए इसका जो मास होगा ग्रेटर देन m नॉट होगा, ऑप्शन बी मास जो होगा लेस देन m नॉट होगा, ऑप्शन सी m नॉट के बराबर, ऑप्शन डी नन। तो जब कोई भी बॉडी है जिसके पास मास m नॉट है, जब ये दौड़ना शुरू करेगा तो इसका मास बढ़ जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा, मैं एक फॉर्मूला है, क्या है, m इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ठीक है, m इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। m नॉट क्या है, m नॉट आपका रेस्ट मास है, m नॉट क्या है आपका रेस्ट मास है। अच्छा, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी मूविंग विथ स्पीड v, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। c स्पीड ऑफ लाइट होता कितना है,
c इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा एक बार देखते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए क्या है, ऊपर में m नॉट है और नीचे में जो है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अच्छा, ये जो v जो है वो मास ऑफ द v जो है स्पीड ऑफ द बॉडी। अब स्पीड ऑफ द बॉडी लाइट के बराबर तो नहीं हो सकता, हमेशा स्पीड ऑफ द बॉडी लाइट से छोटा ही होगा। तो v बाय सी, ठीक है, अगर न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर से छोटा है तो 1 से हमेशा कम ही आएगा, 1 से हमेशा कम ही आएगा। तो 1 माइनस, अगर मान लीजिए 0.1 करते हैं तो कितना है 0.9, तो इसका रूट निकालेंगे तो 0.9 का कितना आ जाएगा 0.3 आएगा, 0.3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 0.9 का रूट निकालेंगे तो लेस देन कितना आएगा 0.9 ही आएगा, लेस देन कितना आएगा 0.9। तो समथिंग मान लीजिए m नॉट है ऊपर में, नीचे जो डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए 0.01 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर जो है वो 1 से छोटा है, तो ओवरऑल इसका जो मास होगा वो बड़ा होगा। ओवरऑल इसका मास जो होगा, मान लीजिए ऊपर 100 आ गया, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 100 m नॉट आ गया। बट इतना मास नहीं बढ़ता, बहुत ही कम बढ़ता है, बहुत ही कम बढ़ता है। ठीक है, तो आपका जो इसका जो ए होगा, मतलब मास जो होगा स्पीड के साथ बढ़ जाएगा, स्पीड के साथ बढ़ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, 1 से छोटा आएगा तो ओवरऑल जो क्वांटिटी होगा एम होगा वो एम नॉट से बड़ा होगा, एम जो होगा एम नॉट से बड़ा होगा। बहुत कम बढ़ता है, बहुत ही कम बढ़ता है, उतना ज्यादा नहीं बढ़ता बट बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मैं ऊपर मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ, कुछ और डिफरेंसेस है लिखवा दे रहा हूँ। चलिए, चार्ज कैन नॉट exist without mass. Mass can exist without charge. ठीक है, मास जो होगा वो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। एक और पॉइंट, एक्सेलरेटेड चार्ज emits radiation. Accelerated mass does not emit radiation. अच्छा, चार्ज जो है ना बिना मास का एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, बिना मास का एग्जिस्ट नहीं। जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है, ए बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस चार्ज, इसके ऊपर मास ऑब्वियसली होगा, किसी मास के ऊपर ही तो चार्ज होगा ना। ठीक है, तो चार्ज मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी बॉडी के पास मास है तो जरूरी नहीं कि उसके पास चार्ज हो, ए के पास मास है तो जरूरी नहीं कि उसके ऊपर चार्ज हो, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, मास है कोई चार्ज नहीं। ठीक, अच्छा, एक्सीलरेटेड चार्ज जो होगा वो रेडिएशन इमिट्स करेगा। मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो ये रेडिएशंस एमिट्स करेंगे। क्या एमिट्स करेंगे? रेडिएशंस एमिट्स करेंगे। और एक्सेलरेटेड मास, मान लीजिए सिर्फ मास है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो कोई रेडिएशन एमिट्स नहीं करेंगे, कोई रेडिएशन एमिट्स नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना दूर तक? उसके बाद लिखेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, उसके बाद लिखेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, चार्ज इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस
ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। मैंने बोल दिया, आपने मान लिया, ठीक है। इसका कोई प्रूफ है तो प्रूफ है, मैं दे रहा हूँ। क्या प्रूफ है? चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए एक बॉडी है जिसके पास मान लीजिए 2 कूलम चार्ज है, ये मोशन में है, तो इसका चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। तो इसका क्या प्रूफ है, वह क्या सबूत है? देखिए, कोई एक पर्टिकुलर एटम जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम है, मान लीजिए एक एटम है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अच्छा, इसके चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं जो मोशन में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स है जो मोशन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है मोशन में। अब मुझे पता है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है भैया। एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये पहले से ही हम लोग को पता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में, इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं इसके पास 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और -10 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो 0 होगा, ओवरऑल चार्ज होगा 0। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन मोशन में, इलेक्ट्रॉन किस में है? मोशन में। इलेक्ट्रॉन किस में है? मोशन में। इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है बहुत स्पीड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोशन में स्पीड में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर चार्ज स्पीड पे डिपेंड करता तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता वो चेंज हो जाता। वो क्या हो जाता? चेंज हो जाता। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो जाता वो चेंज हो जाता, आइदर बढ़ जाता व घट जाता। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता -10 नहीं होके मतलब -11 भी हो सकता था व -9 भी हो सकता। तो इस टाइम न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो पाता। मतलब यहाँ पर प्लस 10 कूलम तो है, प्लस 10 यूनिट चार्ज तो है, ठीक है, और यहाँ पर -10 तो है, ये तो पता है पहले से ही न्यूट्रल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन तो मोशन में, अगर चार्ज मोशन पे डिपेंड करता, स्पीड पे डिपेंड करता, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो रहता आइदर -11 हो जाता, -9 हो जाता, मतलब बढ़ जाता व घट जाता। तो न्यूट्रलिटी जो रहता वो मेंटेन नहीं रहता, न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन नहीं रहता। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब कि जो चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये एटम क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, ठीक है। तो चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब वही हुआ कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नंबर 3, नंबर 3 पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट क्या है? चार्ज produces electric and magnetic field। चार्ज जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। कब? चार्ज जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन आएगा ना, कब प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कब प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें सब पॉइंट्स लिखेगा, ए में लिखेगा चार्ज एट रेस्ट, चार्ज at rest produces electric field only। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज अगर रुका हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। दूसरा पॉइंट, इफ चार्ज is in unaccelerated motion, it produces both electric field as well as magnetic field, ठीक है। अगर चार्ज रुका हुआ है, ये चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, जो भी हो, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। इसको सिर्फ और सिर्फ
इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर चार्ज अनएक्सेलरेटेड मोशन का मतलब उसको वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, अगर ये चार्ज है मान लीजिए प्लस क्यू बा माइनस क्यू, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बनाएंगे। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे पूरा डेप्थ में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं अगर चार्ज अनएक्सेलरेटेड मोशन में। तीसरा, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होंगे तो क्या बनाएंगे, अभी लिखते हैं। अगर चार्ज इफ चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड मोशन it does not only produces, मैं E एंड B लिख रहा हूँ, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैं यहाँ पर E लिख दे रहा हूँ। इट डज नॉट ओनली प्रोड्यूसेस E एंड B but also emits radiation in the form of EM waves, electromagnetic waves, in the form of electromagnetic waves। क्लियर है? अगर चार्ज रेस्ट पे है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अगर चार्ज अनएक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बनाएंगे। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वो रेडिएशन भी इमिट्स करेंगे, एनर्जी भी इमिट्स करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मेरे साथ बोलिए, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे सिर्फ, अगर चार्ज अनएक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएंगे, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और उसके साथ साथ एनर्जी भी एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर लिखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सिर्फ मैं मिटाते रहूं। नंबर 4th पॉइंट लिखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, छोटे छोटे सवाल नीट में आ जाएंगे, पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये सब के लिए पूरा प्रिपेयर्ड रहिए, छोटे छोटे कंसेप्ट से मिलाकर तो क्वेश्चन बनाया जाता है और कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ही चल रहा है, 4th पॉइंट है, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, मान लीजिए एक बॉडी के ऊपर चार्ज है, ठीक है, 2 कूलम है, -4 कूलम है और 6 कूलम है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, जो इसके ऊपर नेट चार्ज चाहिए तो सम ऑफ ऑल द अलजेब्रिक चार्जेस प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर बॉडी, सम ऑफ अलजेब्रिक चार्जेस प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो 2 कूलम है, -4 कूलम है प्लस 6 कूलम, दो एक कितना जगह 8 - 4 तो कितना हो गया 4 कूलम। तो सिंपली हम लोग चार्ज को ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद लिखिएगा चार्ज इज कंजर्व्ड, वो तो मैं ऑलरेडी बोला था बट यहाँ पर लिखवा देता हूँ। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब होता है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज कांस्टेंट, मतलब आइसोलेटेड बॉडी का टोटल चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट। चार्ज कैन बी redistributed but total charge will remain conserved। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है लेकिन टोटल चार्ज जो होगा वो कंजर्व्ड होगा, ठीक है। टोटल चार्ज जो होगा कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट होगा, वो नहीं बदलेगा। जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी है, इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है, -6 कूलम है और 1 कूलम है, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना हुआ 2 3, इसका टोटल चार्ज हो गया -3 कूलम। क्या कितना हो गया -3, 2 1 3 3 -6 -3 कूलम। अच्छा, इस बॉडी को मैंने सही किया थोड़ा सा और इसके ऊपर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, मान लीजिए हो गया -4 कूलम और +1 कूलम, तो ऐसा हो गया।
तो -4 कूलम प्लस 1 कूलम, ओवरऑल कितना -3 कूलम। तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन टोटल चार्ज बॉडी पे कांस्टेंट ही रहेगा आइसोलेटेड बॉडी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा हम लोग कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको मैं मिटा दूं, चलिए मिटा दे रहा हूं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हैं। ठीक, क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हैं। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, अ फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी can have only discrete value rather than any value. The quantity is said to be quantized. ठीक, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज है, डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड वैल्यूज, डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड वैल्यू है, तो वो क्वांटिटीज क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, तो वो क्वांटिटीज क्या है, क्वांटाइज। मान लीजिए एक सुरेश बोलकर कोई है, ठीक है, सुरेश है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, सब 100 रुपीज का करेंसी है, 100 और 100 रुपीज का करेंसी। ठीक है, एक सुरेश बोलकर व्यक्ति है, इसके पास बहुत सारे पैसे है, सब 100 रुपीज का करेंसी में। ठीक, अब इसका दोस्त महेश, ठीक है, इसके पास गया और बोला भैया मुझे 450 पैसा दे दो, 450 रुपये दे दो। अब सुरेश महेश से बोला देखो मेरे पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, तुम 500 ले लो या 600 ले लो या 700 ले लो, ठीक है, व 800 ले लो व 300 ले लो, ठीक है, लेकिन मैं 450 रुपया नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसके पास 100 रुपीज का करेंसी है, वो 100 का मल्टीपल में ही दे सकता है। तो इसको बोलेंगे ये जो क्वांटिटी है वो क्वांटाइज्ड है, ये जो क्वांटिटी है वो क्वांटाइज्ड है, सिर्फ और सिर्फ इसके पास डिस्क्रीट वैल्यू है। ठीक, जैसे कि हम लोग बोर्ड्स मॉडल में क्या पढ़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे कि देख लीजिए न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। तो बोर्ड्स ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में घूमेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का, माने एंगुलर मोमेंटम जो, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते, एंगुलर मोमेंटम जो होगा n इंटू h/2 पाई, मतलब h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब 1h/2 पाई हो सकता है, 2h/2 पाई हो सकता है, व 3h/2 पाई हो सकता है, माने जिस इलेक्ट्रॉन्स के पास ये सब एंगुलर मोमेंटम है वो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर 1.5h/2 पाई है तो ये इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि बोला था इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिट्स में घूमेंगे जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है, कोई भी वैल्यू एंगुलर मोमेंटम का नहीं ले सकते, हम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल में ले सकते हैं। क्लियर हुआ क्वांटाइजेशन होता है। तो चार्ज भी आपका क्वांटाइज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखिए चार्ज भी आपका क्या है, क्वांटाइज्ड है, कोई भी चार्ज आप नहीं ले सकते, ठीक है, चार्ज भी आपका क्या है, क्वांटाइज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या है, चार्ज ऑलवेज फाउंड इन इंटीग्रल multiple of fundamental charge, fundamental charge, that is charge of an electron, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना मैंने बताया था 1.6 × 10⁻⁻⁹। अच्छा, कोई भी चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एन ई का, एन क्या है आपका इंटीजर है, एन क्या है आपका
टीचर है। मैंने प्लस माइनस इसलिए दिया क्योंकि चार्ज आपका पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। यहाँ पर जो चार्ज हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो सकता है, बा 3 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन का, 5 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन 2/5 इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता, 2/5 इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता, ठीक है, बा 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। चार्ज आपका इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज का, ठीक है, अदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8 जितना ले सकते ले सकते, लेकिन फ्रैक्शन नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में चार्ज नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, अब आप ही सोचिए कोई भी एटम से आप फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते तो फ्रैक्शन में चार्ज डेवलप भी नहीं होगा, ठीक है। चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, व 2 निकाल सकते हैं, व 1 दे सकते हैं, व 2 दे सकते हैं, लेकिन हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, व हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ठीक है। तो चार्ज हमेशा आपको मिलेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? सबसे छोटा चार्ज कौन सा है? सबसे छोटा चार्ज जो है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इससे छोटा चार्ज होता है क्या? होता है, चलिए जानते हैं क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, यहाँ पे लिखिएगा नोट देकर कि द स्मॉलेस्ट चार्ज that exists independently is the charge of one electron, that is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। मैंने यहाँ पर नेचर नहीं लिखा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, ठीक है। अच्छा, जो सबसे छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इससे छोटा चार्ज होता है क्या? इससे छोटा चार्ज भी होता है लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मोर स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट, मोर स्मॉलेस्ट charge exists but more smallest charge is there but cannot exist independently। जैसे छोटा चार्ज है क्या? छोटा चार्ज तो है भैया, बट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, वही हम लोग का फंडामेंटल चार्ज है, वही हम लोग का फंडामेंटल चार्ज है। अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज है क्या, तो है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स व एंटी क्वार्क्स बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन में दे रहा हूं, कैन अ बॉडी हैव चार्ज, पहला है चेक कीजिएगा 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज रह सकता है? दूसरा है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तीसरा है आपका 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अगर इन का वैल्यू इंटीजर्स आया तो ये वाला बॉडी के पास ये चार्ज हो सकता है। देखते हैं ये कैसे चेक करेंगे, Q इक्वल टू एन ई रख के चेक करेंगे। Q इक्वल टू कैसे? एन ई, एन का वैल्यू अगर इंटीजर है तो वो चार्ज है उस बॉडी के ऊपर, नहीं तो वो चार्ज नहीं होगा। तो Q का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। एन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻19 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कट गया, पॉइंट हटा के ऊपर 10 लेंगे, माने कितना आ रहा है? 40/16, तो 4 बाय, इसको काट देते हैं, कितना से कटेगा? 8 से काट देंगे, 5/2, एन का वैल्यू फ्रैक्शन आ रहा है, माने 2.5 आ रहा है। वो 2.5 इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर ना गेन कर सकता कोई एटम, ना लूज कर सकता, तो ये वाला चार्ज किसी बॉडी के ऊपर नहीं हो सकता। ये वाला चेक करते हैं हो सकता है कि नहीं। Q इक्वल टू एन ई,
तो एन की जगह पे क्या होगा, क्यू बाय ई। ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू की जगह पे 4.8 इंटू 10⁻19 बाय ई की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, 10⁻19 कट गया, 16 3 जा 48, मतलब एन का वैल्यू 3 आ गया, मतलब ए वाला चार्ज बॉडी के ऊपर होगा, ए वाला चार्ज बॉडी के ऊपर होगा। तीसरा चेक करते हैं यहाँ पर सी नंबर, Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई, तो एन इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू की जगह पे 6.4 इंटू 10⁻19 बाय 1.6 इंटू 10⁻19, ए कैंसिल हो गया, 16 4 जा 64, तो 4 4 इलेक्ट्रॉन्स का लेन होगा, बस देन होगा, तो इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर और मैं क्वेश्चन देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन देता हूँ मेरे पास है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन और आप लोग ट्राई कीजिए। उसके बाद मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, मेरे पास है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन आपका, अ ग्लास rod is rubbed with a silk cloth. The glass rod acquires a charge of, the glass rod acquires a charge of plus 19.2 इंटू 10⁻19 कूलम। तो क्वेश्चन है इसमें, ये पूछा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय ग्लास रॉड, पी में आपको पूछा है द नेगेटिव चार्ज acquired by सिल्क, और सी में है आपका इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। कैलकुलेट द, मार्कर चेंज कर लेते हैं, चल नहीं रहा ठीक से। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव व नेगेटिव चार्ज ऑन अ 3.11 ग्राम कॉपर पेनी गिवन। आपको क्या क्या दिया हुआ है इसके लिए, एवोगाड्रोस नंबर दिया हुआ आपके 6.023 इंटू 10⁻23 आपका, फिर दिया हुआ है एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज, एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 29, एंड मास नंबर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 63.5 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम पर मोल होगा इसमें, ग्राम पर मोल, मास नंबर सॉरी ग्राम नहीं होते 63, ठीक है 0.5। ट्राई कीजिए एक बार। बोला एक ग्लास रॉड था, ठीक है मैं करता हूँ, एक ग्लास रॉड है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सिल्क क्लॉथ है, ये सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, एक ग्लास रॉड है, इसको मैंने ऐसे रब किया, अब क्या हुआ है कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स जम करके इसमें चले गए, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स जम करके इसमें क्या सिल्क, मैंने ऐसे रब किया ना, तो रब किया तो हीट जनरेट हुआ, हीट जनरेट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हुए ग्लास रॉड से जम करके इसमें चले। अब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स किसमें चले गए, आपका सिल्क में चले गए, तो बोला कितना इलेक्ट्रॉन्स क्या,
तो इसके पास कितना, ग्लास रॉड के पास कितना चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया है, कितना आया, इतना। तो इसको मैं Q इक्वल टू N इंटू ई से इक्वेट करता हूँ। तो N क्या होगा, Q बाई E। तो Q का वैल्यू कितना है 19.2 इंटू 10 का पावर -19 बाय 1.6 इंटू 10 का पावर -19। ये कट गया, पॉइंट हटा देते, पॉइंट हटाते ऊपर में 10 आएगा और नीचे में भी 10 आएगा, तो कट गया 192 बाय 16। तो 16 1 जा 16 और फिर आपका आ जाएगा 3। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, मैंने एक ग्लास रॉड से, यहाँ पर कपड़ा है, ठीक है, एक ग्लास रॉड से कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर आए हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर। अगर जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ग्लास रॉड के पास, उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा सिल्क के पास, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहेंगे। टोटल चार्ज कितना होगा 0। तो सिल्क के पास कितना -19.2 इंटू 10 का -19 कूलम डेवलप होगा। क्या बोला है कि ग्लास रॉड से सिल्क में कोई मास का ट्रांसफर हुआ है। हाँ भैया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हुए हैं वो ग्लास रॉड से जम करके किसमें चले गए, सिल्क में चले गए। कितना चले गए, सिल्क में चले गए। कितना इलेक्ट्रॉन्स गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स गए। तो अपने साथ जो कितना मास लेकर गए होंगे, मास ट्रांसफर्ड अगर मैं लिखूं मास ट्रांसफर्ड, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना मास सिल्क के पास आया है, इतना मास सिल्क के पास आया है, तो इतना मास रॉड के पास क्या होगा, कम जाएगा। इतना मास रॉड के पास क्या होगा, कम जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन का मास कम जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि एक कॉपर पेनी है, माने कॉपर का एक टुकड़ा है, कितना है, छोटा सा कॉपर का एक टुकड़ा है, उसका मास कितना है 3.11 ग्राम। तो इसमें बोला कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज। तो कॉपर एटम्स के पास जितना प्रोटॉन्स है उतना, जितना प्रोटॉन्स होते उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होते। तो इसके ऊपर चार्ज तो होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक, तो कैसे बनेंगे, चलिए चेक करते हैं, बनाते हैं। ठीक, अच्छा देखिए हमको पता है कॉपर का मास कितना है 63.5। तो मोल्स कंसेप्ट में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में कि 63.5 ग्राम ऑफ 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर मास दिया हुआ है। ठीक है, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर में कितना एटम्स होंगे 6.023 इंटू 10 का पावर 23। तो 1 में कितना होंगे 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, अच्छा ये मास नंबर नहीं है, ये मास है। ठीक है, बाय 1 में कितना 63.5। अब मुझे चाहिए कितना 3.11 ग्राम। तो 3.11 में कितना एटम्स आएगा पता कर लेंगे, उतना एटम्स आया। अब एक एटम में पता है कि 19 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 19 प्रोटॉन होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना प्रोटॉन्स उतना इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो इंटू 3.11 ग्राम में कितना होगा 6.023 इंटू 10 का पावर 23 बाय 63.5 इंटू 3.11। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ कितना आता है, बस कैलकुलेट किया हुआ है, कितना आएगा मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। आएगा 3.016 इंटू 10 का पावर 22 एटम्स आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं, इतने सारे एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, इतने सारे एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, नीचे ला मिटा दे रहा हूँ। अब एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, जितना एटॉमिक नंबर होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, उतना ही प्रोटॉन्स होता है। ठीक, तो इतना सारा एटम्स आ रहे हैं। ठीक, तो एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 29 इलेक्ट्रॉन और 29 प्रोटॉन। तो उतना में कितना होंगे 3.016 इंटू 10 का पावर 22 में कितना होंगे 29 इंटू 3.016 इंटू 10 का पावर 22। इतना सारे इलेक्ट्रॉन्स बाय इतना सारे प्रोटॉन्स हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन का बाय एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज तो सेम ही होता है, नेचर अलग होता है। तो चार्ज चाहिए तो क्या करेंगे, इतना इलेक्ट्रॉन्स है बाय इतना प्रोटॉन्स है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। 29 इंटू 3.016 इंटू 10 का पावर 22 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। ठीक है, तो इतना प्लस आएगा भाई इतना माइनस आएगा। कितना कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूँ, बस है किया हुआ 1.37 इंटू 10 का पावर आपका 5 कूलम आएगा। इतना प्लस बाई इतना माइनस, क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है, ठीक है। अब लिखे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, लिखे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग 3 मेथड्स होते हैं, एक कांटेक्ट होगा जिसको कंडक्शन बोलते हैं, एक कांटेक्ट नहीं होगा जिसको क्या बोलेंगे आपका इंडक्शन। ठीक है,
और एक का आपका होगा बाय रबिंग बा फ्रिक्शन, ठीक है। तो पानी पीता हूं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, पहला आएगा बाय कांटेक्ट बा कंडक्शन जिसको बोलते हैं। एक आपका होता है कंडक्टर्स के लिए, किसके लिए होते हैं? कंडक्टर्स के लिए। बॉडीज आर चार्ज विद द सेम साइन, बॉडी इज चार्ज विथ सेम साइन। क्या मतलब? ये क्या होता है? बाय कांटेक्ट बाय कंडक्शन। एक चार्ज बॉडी रहता है, एक न्यूट्रल बॉडी रहता है, उसको दोनों के बीच में कांटेक्ट करते हैं तो न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज हो जाता है, सेम साइन का होता है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास प्लस चार्ज है, ठीक है। एक न्यूट्रल बॉडी लाए, इसको टच करवा दी, अब देखिए ये प्लस चार्ज है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल बॉडी, क्योंकि ये कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को देखा, ठीक है, म्यूचुअल लव है दोनों के बीच, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इसमें आ जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके इसमें आ जाएंगे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से कहीं से भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इसके पास भी क्या हो जाएगा? बॉडी ए है, बॉडी बी है, तो मान लीजिए बी के पास भी कौन सा आ जाएगा? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। बी के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगर ए के पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा बी जो है कंडक्टर है, इसमें टच हुआ है, ठीक है, तो बी के पास भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ए बॉडी। दूसरा बॉडी मैंने लाया बी जो न्यूट्रल है। अब देखिए यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? जंप करके इसमें चले जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन सेम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो ए के पास निगेटिव, ठीक है, और बी के पास क्या कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बी के पास भी कौन सा नेचर का चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जंप करके वहां पर चले गए, तो बी के पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो इसलिए लिखा हूँ बॉडी चार्ज विद द सेम साइन। अगर पॉजिटिव चार्ज से आप टच करवा रहे हैं न्यूट्रल बॉडी को, तो न्यूट्रल बॉडी के पास आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर निगेटिव चार्ज से टच करवा रहे हैं न्यूट्रल बॉडी को, तो निगेटिव चार्ज। नोट देकर लिखिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त बहुत काम आते हैं। इफ टू कंडक्टर्स आर identical in every respect, same in every respect, same in every respect, same in every respect। मतलब मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके पास चार्ज Q1 है, एक दूसरा कंडक्टर है, चार्ज Q2 है, दोनों को मैंने टच करवाया, ठीक है, और दोनों सेम है एवरी रिस्पेक्ट में, दोनों को मैंने टच करवाया। टच कराने के बाद मैंने देखा कि Q इसके पास A वाला है, A B है, दोनों आइडेंटिकल एकदम। इसके पास Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा A के पास, अब B के पास भी कितना होगा? Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इस तरह मैं मिटा दूँ, इस तरह मैं मिटा देता हूँ, मान लीजिए एक है यहाँ पर आपका, मान लीजिए ये 4 कूलम का है, ठीक है, एक दूसरा 8 कूलम का, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों को मैंने टच करवा दिया, दोनों को मैंने टच करवा दिया। तो इसके पास ए है, मान लीजिए बी है, तो इसके पास कितना होगा? टच करा के मैंने हटा दिया, फिर इसके पास देखा कि 4 + 8/2 हो जाएगा, इसके पास 4 + 8/2, तो इसके पास 8 × 12, इसके पास कितना होगा? 6 कूलम, इसके पास कितना होगा? 6 कूलम। अगर मान लीजिए इसके पास -10 कूलम है और इसके पास मान लीजिए 20 कूलम है, ठीक है, तो इसके पास दोनों को टच करवाया, तो इसके पास कितना आ जाएगा? -10 + 20/2, दैट इज 5 कूलम, एंड इसके पास भी कितना हो जाएगा? -10 + 20/2 कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? एक क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, विदाउट कॉन्टैक्ट। दूसरा प्रश्न लिखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट। दूसरा लिखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना टच कराए, विदाउट कॉन्टैक्ट।
मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी है, मान लीजिए नेगेटिव बॉडी है, नेगेटिव है, यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी है, मैंने यहाँ पर न्यूट्रल बॉडी। अब एक नेगेटिव बॉडी ये किसके, ये भी कंडक्टर्स के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, कंडक्टर्स, ये किसके लिए होता है, कंडक्टर्स के लिए, ठीक। अच्छा, ये नेगेटिव बॉडी है। अब ये नेगेटिव बॉडी है तो ये क्या करेगा, कांटेक्ट नहीं है, सारा का सारा, ये नेगेटिव होते तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारा का सारा इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज आपका इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्ज सेपरेशन हो गया, क्या पोलराइजेशन हो गया, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज। तो नियर एंड में आपका, नियर एंड डेवलप्स अपोजिट चार्ज, a far end develops नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है, इसके ऊपर नेट चार्ज, बस चार्ज सेपरेशन। अगर मैं इसको अर्थिंग कर दूं, यहाँ पर अर्थिंग कर दूं, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दूं, यहाँ पर अर्थिंग कर दूं, तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से इसमें फ्लो कर जाएगा, यहाँ पर इसको रहने दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर इसको रहने दीजिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारा फ्लो कर जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज एक्वायर। तीसरा मेथड लिखिए, तीसरा मेथड मैं इधर लिखता हूँ, बाय रबिंग, ये इंसुलेटर्स के लिए होते हैं, इंसुलेटर जो चार्ज को फ्लो नहीं हो देते, रबिंग, बाय रबिंग बा फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, बाय रबिंग बा फ्रिक्शन। मान लीजिए एक ग्लास रॉड है, एक सिल्क क्लॉथ, ऐसे ऐसे, अच्छा बहुत गंदा बना है, ये सिल्क क्लॉथ, मैंने ये दोनों को रब किया, ठीक है, मैंने दिखाया था, मान लीजिए सिल्क क्लॉथ है, एक ग्लास रॉड है, तो मैंने इसको रब किया, तो रब करने के बाद, हटाने के बाद देखा कि ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज और सिल्क एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। मतलब जब मैंने रब किया तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला गया, आपका सिल्क क्लॉथ में चला गया। जितना ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज क्या है, कंजर्व है, चार्ज क्या है, कंजर्व। एक क्वेश्चन लेता हूँ फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन क्या है लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है, कैसा है क्वेश्चन, है आपका क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी आर आइडेंटिकल, ऑब्जेक्ट ए है, बी है एंड सी है, तीनों क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, ठीक है। फिर बोला है कि स्पेरिकल कंडक्टर्स है, ए एंड बी हैव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, ए के पास कितना चार्ज है, चार्ज ऑफ ए, मैं यहाँ पर लिखूं चार्ज ऑफ ए 3 माइक्रोकूलम एंड चार्ज ऑफ बी जो है वो है 3 माइक्रोकूलम, वो भी है 3 माइक्रोकूलम, एंड सी के पास है आपका चार्ज ऑफ सी कितना है, -6 मिलीकूलम, सॉरी मिलीकूलम, ए भी मिलीकूलम, ए भी कूलम, -6 मिलीकूलम। ए एंड बी को टच किया गया है, फिर हटा दिया गया, ए और बी को टच किया गया है, पहले ए एंड बी को आर टच्ड, ए एंड बी को क्या किया गया, ए एंड बी आर टच्ड, फिर हटा दिया गया, ठीक है। अब फिर बी और सी को, बी एंड सी को फिर टच्ड, देन उसके बाद बी एंड सी को टच किया गया, उसके बाद हटा दिया गया, उसके बाद बोला कि फाइनल चार्जेस ऑन ए के पास कितना होगा, बी के पास कितना होगा और सी के पास फाइनल चार्ज कितने होंगे, सी के पास फाइनल चार्ज कितने। तो सबसे पहले क्या किया है, ए और बी को टच किया गया, आइडेंटिकल रहेगा, तो मैंने अभी बताया Q1 Q2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए और बी को टच किया गया, तो ए के पास कितना था 3 मिलीकूलम और बी के पास भी कितना था 3 मिलीकूलम, तो ए दोनों को टच किया, इसके पास कितना आएगा 3 + 3/2, इसके पास 3 + 3/2, पहले ए एंड बी को टच किया गया ना, हाँ 3 + 3/2, इसके पास कितना आ जाएगा आपका 6/2, माने इसके पास हो जाएगा 3 मिलीकूलम, इसके पास भी, अच्छा ए एंड बी को ही टच किया गया ना, ए एंड सी को टच किया गया, सॉरी ए एंड सी को टच किया गया, फिर आपका ए एंड सी को टच किया गया, फिर आपका बी एंड सी को, फिर बी एंड सी, ठीक है, ए एंड सी को टच किया गया, ताकि दोनों के पास तो सेम ही रहे, ए एंड सी को टच किया गया, ए के पास कितना है 3 मिलीकूलम
एंड सी के पास कितना है -6 मिली कूलम। ये दोनों को पहले टच किया गया तो कितना हो जाएगा, इसके पास 3 -6 -3/2, ठीक है, और इसके पास भी -3/2, तो ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ए के पास सॉरी ए सी हो गया, ठीक है। ए के पास -3/2 कूलम और इसके पास भी -3/2 कूलम, ऐड करके 2 से डिवाइड कर, ए के पास तो मिल गया। अब फिर बी और सी को टच कर, तो बी के पास कितना है 3 मिली कूलम है और सी के पास कितना -3/2 मिली कूलम, ये दोनों को ऐड करते, इसके पास बी के पास कितना हो जाएगा 3 -3/2 हो जाएगा और सी के पास कितना हो जाएगा 3 -3/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 -3/2, दैट इज यहाँ से 3 -3/2 आपका कितना आ जाएगा 6 -3/2, दैट इज 3/2, और 3/2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया, इसके पास 3/4 मिली कूलम और इसके पास भी 3/4 मिली कूलम, ठीक है, 3/4 मिली। तो ए के पास आपका कितना हो गया, ए के पास हो गया आपका -3/2 मिली कूलम, बी के पास हो गया आपका 3/4 मिली कूलम और सी के पास हो गया आपका 3/4 मिली कूलम, ठीक है, ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सोचिएगा उसके बारे में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडीज, कैन टू सिमिलर चार्ज bodies attract each other? क्या दो सिमिलर चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, ये था, ठीक है। इसके